देखो एक क्वेश्चन आ रहा है, a cos theta plus b sin theta is equal to c. Prove that a sin theta minus b cos theta is equal to plus minus under root a square plus b square minus c square. करो proof. देखो 10th क्लास के एक स्टार्टिंग में नहीं हो आप लोग, एंड में हो. एंड का मतलब है मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपने ट्राई कर लिए होंगे. शायद मैंने कराया हो कभी ये क्वेश्चन क्लास में. A cos theta plus B sin theta is equal to C. Show that A sin theta minus B cos theta is equal to plus minus under root A square plus B square minus C square. हो गया? अंकुर स्वामी कहाँ है भाई? सारे ऑप्शन बी लगा दिए. क्यों? टाइम नहीं लेट आया था सर, सोचा अटेम्प्ट कर लेना. बहुत याद आ रही तुम्हें? बी 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 बहुत बी 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 कर रहे हो. सारे ऑप्शन बी 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 बी. बेटा बना है कि किसी को भी आंसर आ गया? खुशी शर्मा चलो देखिए मैं करता हूं उसको. प्लीज सब लोग देख लीजिए. लेट इसका एक ट्रिक है. आप इसको मान लीजिए a sin थीटा माइनस b cos थीटा, इसको आप k मान लीजिए. लेट a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू k. लेट a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू k. हमने इसको क्या एज्यूम कर लिया है? वी हैव एज्यूम्ड इट टू बी k. तो अगर इसको k एज्यूम कर लिया तो इसको ले लेता हूं नंबर 2, और ये लिया हुआ है नंबर 1 a cos थीटा. ये तो दिया ही हुआ है ना आप लोगों को, तो इसको ले लेता हूं नंबर 1. अब ट्रिक ये है कि 1 स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर करें. 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर को ऐड कर दें. तो जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो टर्म्स की स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, हमेशा साइड्स की स्क्वायरिंग करते हैं. आप करते हैं a sin थीटा माइनस b cos थीटा द होल स्क्वायर प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. पहले बताओ स्क्वायरिंग करके ऐड करना समझ में आया? पहले भी किया है हम लोगों ने कभी ऐसा? सेक थीटा टेन थीटा टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें किया ऐसा. आपने इसको स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, इसको स्क्वायरिंग किया दोनों तरफ, ऐड कर दिया. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड ऐड देम. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स एंड
ऐड। तो जब ऐड करोगे तो अब इसमें a माइनस बी द होल स्क्वायर b माइनस ए द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और आगे ऑपरेट होगा। करो आगे इसको, देखो अगर अब भी हो जाए तो। हट जाओ आगे से, ना हटो। a माइनस बी द होल स्क्वायर a प्लस बी द होल स्क्वायर ऐसे लगेंगे फॉर्मूले। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देखो तीन टर्म्स इसके आ गया, ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए प्लस बी द होल स्क्वायर की तीन टर्म्स। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गए। इन दोनों से ए स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। फिर इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर कॉमन आते ही ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हो गया 1 1 तो बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर की वैल्यू हो गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और के की वैल्यू हो गई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस। देयरफॉर के क्या था, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। कॉपी कर दी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बेहतरीन क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात आपको दिया और आपको बना भी नहीं, सबसे बड़ी बात होगी ना। इन दिनों में मुझे वो क्वेश्चन ज्यादा कराने चाहिए जो आपको नहीं बन रहा। तभी तो आपके नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का मौका है मेरे पास। जल्दी करें आप। ओके अब चलो इजी एक क्वेश्चन। हाँ सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि जैसे a cos थीटा प्लस b cos sin स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर। तो जो भी वैल्यू मतलब सब्स्टिट्यूट कर जाएगी a प्लस b द होल स्क्वायर करके, उसमें जो sin की वैल्यू उसमें cos 1 माइनस cos स्क्वायर डाल दो, जो cos स्क्वायर किया तो sin 1 माइनस sin स्क्वायर डाल दो, तो आंसर आएगा। हो सकता है। माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कहां से है? सर आ जाएगा मतलब तो माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हुआ और माइनस b स्क्वायर अच्छा माइनस कॉमन माइनस कॉमन ले लिया। चलेगा दूर। अच्छा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने बोला आज क्लासरूम में पूछना? मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि आज क्लासरूम में पूछना। कौन सा? वो मुझे बन भी नहीं रहा है, खुशी की कसम। हाँ सर वो क्वेश्चन है हाँ कर सकते।
मेरे मोबाइल पर जितने मैसेजेस आते हैं उसमें अनरीड ज्यादा रहते हैं कि डीप वाले खबर। खुशी कहाँ हो तुम? आपके पास मोबाइल नंबर याद है आपको? बस ये वाला है ना? अरे खुशी झूले पे देखिए, जैसे दो मिल्कमैन, उनके पास अलग अलग, आपने एसिड की जगह मिल्क समझो, एसिड की जगह क्या समझो? मिल्क। और दो मिल्क हैं डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, दोनों कैसे हैं? डिसऑनेस्ट मिल्क। तो पहला मिल्कमैन बोला, अ मिल्कमैन हैज वन मिल्क सॉल्यूशन कंटेन 50% मिल्क। मतलब एक आदमी बोलता है कि हमारे डब्बे में कितने परसेंट मिल्क है? 50%। मतलब जितना अगर 100 लीटर मिल्क है मेरे डब्बे में, तो उसमें प्योर मिल्क कितना है? 50%। बाकी तो सब पानी। समझ में आ रही है? ओके। एंड द सेकंड डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेड दैट इट कंटेन ओनली 25% मिल्क। दूसरा आदमी बोलता है हमारे पास तो यार, हम तो तुमसे बड़े वाले हैं यार, हमारे पास कितना मिल्क है? सिर्फ 25%। 25% नहीं। जैसे पहले क्या होता था, मिल्कमैन लोग पूछते थे मिल्कमैन से, भाई क्या भाव है मिल्क? अभी मिल्कमैन पूछता है, ये बताए आपको क्या भाव चाहिए? तो उन्होंने बोला कि भैया, मिल्कमैन ने बोला हम 60 रुपए लीटर देते हैं। तो उन्होंने बोला देखो हमारे पड़ोस में तो 30 रुपए लीटर आता है। तो मिल्कमैन बोलेगा ठीक है, हम भी 30 रुपए लीटर दे देंगे, कोई बात नहीं। और वो कैसे दे देगा 30 रुपए लीटर? समझ गए? आधा आधा। अब धीरे धीरे आदमी का लालच बढ़ता जा रहा है, बोल रहा नहीं रुको एक मिनट, हमारे रिश्तेदार के यहाँ तो 15 रुपए लीटर आ रहा है। बोला हम भी दे देंगे 15 रुपए लीटर, कोई बात नहीं। तो बोला अरे नहीं भाई, उनके एक और रिश्तेदार है, उनके यहाँ तो 5 रुपए लीटर ही आ रहा है। तो 5 रुपए लीटर में क्या करेगा? एक बाल्टी लेगा, एक चम्मच मिल्क लेगा, डालेगा, घुमाएगा, बोला ये 5 रुपए। समझ रहे मेरी बात? तो इसका मतलब दो डिसऑनेस्ट मिल्कमैन या दो बिजनेस मिल्कमैन, बिजनेस वाले हो गए ना, तो डिसऑनेस्ट भी कहा है। तो दो डिसऑनेस्ट की जगह दो मिल्कमैन अपने मिल्क को मिला रहे हैं। तो मिलावटी मिल्क मिल के प्योर मिल्क तो बनेगा, वो भी कितने मिल्क बनेगा? मिलावटी मिल्क बनेगा। क्वेश्चन ये है, आप सुनना ध्यान से। A chemist has one solution of 50% acid, another is 25% acid. How much each should be mixed to make 10 liters of the 40% acid? दोनों कितना कितना मिलाएं जिससे कि टोटल सॉल्यूशन तो 10 लीटर्स हो जाए हमारे पास। कितना लीटर्स हो जाए? 10 लीटर। और दूसरी बात, टोटल प्योरिटी ऑफ मिल्क 40% होनी चाहिए। टोटल प्योरिटी ऑफ मिल्क कितना होना चाहिए? 40%। पहले बताओ कुछ कुछ समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया कुछ कुछ? चलो, जैसे आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ओरली। 2 मिनट बाद नो ट्राई ऐसे 50, 25, 40, 50, 40, 10 और 25, 40, 15, 15 और 10, 15 और 10, 3:2, 3:2 मतलब 6:4, 6:4 मतलब क्या हुआ? ये मिलाएगा 6 लीटर और ये मिलाएगा कितने लीटर? देखते हैं सही आता है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं सही। ये मैथ्स का एप्टीट्यूड होता है, मतलब मैथ्स में कुछ ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिसकी मदद से हमने कर लिया है। लेकिन अब आपके लिए तो शॉर्टकट नहीं चलेगा, आपको तो मेन स्कूल में लिखना है सॉल्यूशन। तो देखिए, लेट x liters of 50
25% acid is mixed with 5 liters of 25% acid. बोलो आया समझ में कि नहीं है? मान लेता हूं कि 50% एसिड कितना ले लिया, x लीटर, और 25% एसिड कितना ले लिया, y लीटर। और पहली इक्वेशन क्या x प्लस y इज इक्वल टू 10 हो गई? फर्स्ट इक्वेशन कितनी हो गई है? x प्लस y इज इक्वल टू 10, द वेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन बनेगी इक्वेटिंग टोटल प्योर एसिड, इक्वेटिंग टोटल प्योर एसिड। हमने टोटल प्योर एसिड्स को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना, इक्वेटिंग टोटल प्योर एसिड्स। अब टोटल प्योर एसिड सुनना ध्यान से, हमने ये पूछा 10 लीटर टोटल बन गया फाइनली, उसमें कितने परसेंट एसिड है? 40%। तो सॉल्यूशन में 10 इंटू 40 बाय 100, तो मतलब 4 लीटर एसिड आ गया। टोटल कितने लीटर एसिड? 4 लीटर प्योर एसिड है। 10 लीटर्स का 40%, उसने बोला 10 लीटर्स का 40% एसिड सॉल्यूशन बनना चाहिए, तो 10 लीटर्स का 40% एसिड सॉल्यूशन मैंने तैयार कर दिया। तो उसका मतलब टोटल प्योर एसिड कितना हो गया? 4 लीटर। अब मैंने इससे पूछा x वाले, हमने कहा तुम्हारा कितना प्योर एसिड होता है? बोला सर x का 50% हमारा प्योर एसिड होता है, और y का सिर्फ कितने परसेंट एसिड होता है? 25%। इज इक्वल टू 10 का कितने परसेंट एसिड है? 40%। तो क्या होगा? चलो 100 चले गए, तो बचा कितना है? 50x प्लस 25y इज इक्वल टू 400। 25 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये बचेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू, तो ये हो गई है सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया आपके पास में? आज अग्रवाल सर की बेइज्जती ना हो जाएगी, बहुत एक्टिंग कर रहे थे ना ऐसे ऐसे करके कि भैया कितना आंसर आ रहा है, देखो कितना आंसर आया था, 6 और 2, वही ले आऊंगा मैं, माइनस कर देता हूँ। 2x माइनस x कितना हो गया? x, और 16 माइनस 10 कितना हो गया? 6, और y का वैल्यू कितना हो गया? 4। फटाफट कॉपी। और मुझे मालूम है थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन एक बार और बता दो, रिश्ता बना के नहीं? दोबारा सर, क्या आपने कितना ध्यान से क्वेश्चन को देखा, उससे पहले ही पता लग जाता है कि इस बच्चे को कितना समझ में आया हो। आपके मन में आधे से ज्यादा बार तो आ चुका है, ये थोड़ी आता है यार, ऐसा थोड़ी आएगा कोई है? स्कूल में आ चुका है? स्कूल में आ चुका है? कौन से स्कूल में? सेंट मैरिज में नहीं है? क्यों आया? सेंट मैरिज में गए हैं? जोर से बताओ, आया कि नहीं आया? पक्का? चलो ठीक है। चलो कर लीजिए, बढ़िया। मैंने लिखा है कल ग्रुप पे कि इनको बीबी वालों को तो भारत रत्न में दे देना चाहिए। ये रत्न है भारत की हमारी, भारत रत्न अंकुर स्वामी बीबी वाले है? भारत रत्न अंकुर स्वामी बीबी वाले। कौन से स्कूल में हो अंकल? बस अब तुम हो गए पूरे। भारत रत्न अंकुर स्वामी बीबी वाले।
अलग थोड़ा ध्यान से देख ले क्वेश्चन को। मैथ्स में आएगा भाई साहब। अरे नहीं आ अरे तुम वो सेंट मैरिज वाले बच्चों की अच्छी बातें मत करो यार। मैथ्स में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। ये वाला क्वेश्चन उसमें आता है, आपने सुना होगा कैट लेवल के एग्जाम में, सुना है आपने कैट? कितने लोगों ने सुना है कैट लेवल के एग्जाम? ओके, बहुत अच्छी बात है, गुड। कैट लेवल के एग्जाम टाइप में क्वेश्चन आते हैं, या आईएएस के जो एग्जाम्स होते हैं जो शॉर्टकट मेथड से बनते हैं क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। इसको बोलते हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, इस टॉपिक उसमें कुछ ट्रिक्स होती है, मैंने कर दिया उससे से आंसर आ गया, ओरल आ गया, ओरल 6-4 6 आया था ना। एक बार जरा शुरू से देख लीजिए इस क्वेश्चन को प्लीज। अरे देखो है बहुत इजी, पर थोड़ा परसेंटेज एसेट को ध्यान में रखना है। क्या क्वेश्चन बोला गया? उन्होंने बोला कि एक एसेट केमिस्ट के पास में, केमिस्ट का मतलब जो एसेट्स का स्टॉक रखते हैं और एसेट्स बेचते हैं, तो एक केमिस्ट के पास में 50% सॉल्यूशन है एसिड का और 25% भी है दूसरे के पास। तो ये दोनों कितना कितना मिला दें कि जिससे 10 लीटर्स 40% एसिड तैयार हो जाए। 10 लीटर्स 40% एसिड तैयार हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आएगी अभी? इजी। तो अब क्वेश्चन में क्या हुआ, तो मैंने बोल दिया x लीटर ले लिया है 50% वाला, y लीटर ले लिया है 25% वाला, तो मिला के x प्लस वाई कितना हो गया? 10। मिला के x प्लस वाई कितना हो गया? 10। नंबर 1। नंबर 2, अब x वाले का प्योर एसिड कितना होगा x में? 50%, तो 50% एसिड ले लिया। y वाले में कितना एसिड होगा? 25%। अब टोटल 10 लीटर में कितना एसिड है? 40%। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी टोटल प्योर एसिड, राइट हैंड साइड में भी टोटल प्योर एसिड। तो आई हैव इक्वेटेड द टोटल प्योर एसिड। I have equated the total pure acid. मैंने total pure acid को equate कर दिया। 40% जो है वो 10 लीटर्स का 40% है या 10 लीटर ही 40%? 10 लीटर्स का 40%। क्योंकि 10 लीटर तो सोल्यूशन है ना, वो 40% कैसे? 10 लीटर्स तो बना है तो। अच्छा, यहां के बाद इजी हो गया था। यहां से तो बच्चे बोलते हैं सर हम अपने आप कर लेंगे। अच्छा ये बताओ, क्या इधर उधर क्वेश्चन कितने लोगों को याद है? हाथ ऊपर करो। इधर उधर क्वेश्चन, आईयू क्वेश्चन, फॉर्मेटेड कंप्यूटर कैसे बैठे हो गया? इधर उधर क्वेश्चन, आप ये लोग जाएंगे मेरे ऐसे बोले। कोई और क्वेश्चन बोलो ताकि किसी को कि आज तुम पूछ लेना इसको। हाँ अच्छा, हाँ एक और क्वेश्चन है यार, वो ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री, लिखो अपनी कॉपी में। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री in geometry. हंसिका राज ने भी भेजा है, क्या भेजा है? क्या भेजा है? तो चलो एक क्वेश्चन देखो सब लोग।
ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो प्लीज। इसमें बोलते हैं कि यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं और ये है S, ये है T और ये है P। PT and TS are the two tangents. PT and TS are the two tangents. ये वाला एंगल है 120 डिग्रीज। आपको प्रूव करना है ये है O और ये है P, ये है 90 डिग्री। टू प्रूव OP is equal to 2PS. To prove OP is equal to 2PS. ये क्वेश्चन, ये कल या परसों कहां पे था क्वेश्चन? रीबोर्ड 2 के क्वेश्चन पेपर में। ये हमने भी कराया होगा पहले, नहीं कराया तो अभी करा देता हूं। हाँ देखो, मैं करा देता हूं उसको, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। अगर मैं इसको करूं सिर्फ ज्योमेट्री से, तो ये है महाभारत। यार देखो, आवाज नहीं करो प्लीज, समझ गए? तीनों के तीनों जेंडर बिल्कुल शांति से बैठो, एकदम इतनी शांति से कि मैं आपको बढ़िया पढ़ा सकूं बस। हेलो हेलो, सुन रहे हैं तीनों? इधर देखिए, अब इसमें करना क्या है, सब लोग देखो इधर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको OT को ज्वाइन करेंगे और दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल POS is congruent to triangle POD by SSS congruency rule। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो गया है 60 डिग्री, और ये वाला कितना है 90 डिग्री। तो क्या आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा पाओगे? कैसे लगाओगे पाइथागोरस? आप पाइथागोरस नहीं, cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है इसका PS, और हाइपोटेन्यूज कितनी है OP। ध्यान से देखो, हाइपोटेन्यूज क्यों हो गई OP? क्यों हो गई हाइपोटेन्यूज OP? 90 डिग्री का ऑपोजिट है, इसमें कोई उसका कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। 1/2, तो OP इज इक्वल टू 2PS। बस इतना सा सॉल्यूशन। OP इज इक्वल टू 2PS। फटाफट कॉपी कर लीजिए। यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन ज्योमेट्री, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। cos 60 इज इक्वल टू, एक बार देख लीजिए अभी मैंने क्या लिखा है। मैंने ये भी कर दिया था और वाला पार्ट भी कर दिया। भाई आप तो महाराज हैं। कुछ और बनता नहीं है तो बच्चा ऐसे ही करता है। आप भी लाइन में हो भारत रत्न, हमको भैया को तो मिल चुका है। क्या नाम है? भारत रत्न अंकुर स्वामी। और बीबी वाले कौन बोलेगा? शर्म आ रही बीबी बोलने में, फिर बेशरम हो। बन रहा है जी? बन रहा है शिवानी? हाँ, भूमिका बोली। मुझे नाम तब याद हो जाएंगे जब तुम लोग के रिजल्ट इतने बड़े बड़े आ जाए कि मैं तुम लोगों से अपॉइंटमेंट लूँ कि यार एक फोटो खिंचवा देना सर, और आप बोलो कि सर क्या जरूरत है, पुलिस स्टेशन में पहले लगी है सर। सब लोग अच्छी बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स तैयार कर लो। हाँ नहीं किडनैप नहीं होने वाले, अच्छे नंबर आने वाले हैं। हाँ हो गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलता हूं।
मैंने सोचा खुशी की एक बात ना खुशी कहाँ की है? चौबीस बार की है। हॉस्पिटल गई थी। डॉक्टर भी इधर पे खेल रहा होगा। ये डॉक्टर ने टेस्ट दिया होगा। बेटा तो चूल के दिखाओ। चल तो चलो हम रिवाइज करने वाले हैं कार्बन चैप्टर, राइट। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कार्बन वाले चैप्टर में। आज और कल हम लोग कार्बन पर रिवाइज करेंगे। आज पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है, कोई कल भी कर लेंगे। आज और कल हम लोग कार्बन वाले चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चलते हैं। देखिए, आज का जो रिवीजन है उसके अंदर कुछ नई नई चीजें भी मिलेंगी, कुछ नई नई चीजें मिलेंगी। और आज का जो रिवीजन है वो लेवल 2 का रिवीजन है। लेवल 2 का रिवीजन का मतलब जो आपको बनता है वो तो बनता ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बन जाने लगेंगी, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और आपको मिल जाए, राइट। चल तो चलो, हमारा टॉपिक सबसे पहले बात तो कार्बन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कार्बन की अकरेंस जो है ना, ये तो बड़ा चक्कर है, इसको कॉपी करना बहुत गलत है। महाभारत है। चलो ऐसी करा। सबसे पहले हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? अकरेंस ऑफ कार्बन। तो अकरेंस ऑफ कार्बन आपको मालूम है मैक्सिमम चीजें कहां से मिल रही है? अर्थ के अंदर से ही मिल रही है। तो अकरेंस ऑफ कार्बन को बोला गया अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02% कार्बन। अर्थ क्रस्ट के अंदर कितना कार्बन है? 0.02% कार्बन। इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स एंड एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्रस्ट में 0.02% ऑफ कार्बन और एनवायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से 0.03% कार्बन की अवेलेबिलिटी एटमॉस्फेयर में है। ओके, फिर हम लोग बात कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन में आप क्या ये तीनों पॉइंट्स याद करे हैं क्या? देख लो। कार्बन एग्जिस्ट बोथ इन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस फॉर्म्स। ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म क्या होती है? क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कि जैसे जैसे आपको याद होगा डायमंड में कार्बन 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 टेट्राहेड्रली जॉइंट है। तो कार्बन कार्बन टेट्राहेड्रली जॉइंट होते गए और बहुत बड़े एरिया में भी वही उसी टाइप का स्ट्रक्चर चल रहा है। तो ऐसी चीजें होती है क्रिस्टलाइन। बट एमॉर्फस चीजों का कहीं पे कोई स्ट्रक्चर है, कहीं पे कोई स्ट्रक्चर है, कहीं पे कोई स्ट्रक्चर है, कहीं टेट्राहेड्रल, कहीं ट्राइगोनल, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और। तो ऐसा होता है एमॉर्फस में। क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक शार्प होता है कि जैसे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बॉइल होगा, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट होगा। लेकिन एमॉर्फस में एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है कि मतलब कि जैसे हमने बोला यार कार्बन जो है ना वो 1200 से 1500 के बीच में कहीं पे मेल्ट होता है कि सर मेल्टिंग पॉइंट कितना है? भाई इसका ऐसा मेल्टिंग पॉइंट नहीं, एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसकी क्या है? रेंज। तो ऐसे कौन से सॉलिड्स होते हैं? एमॉर्फस सॉलिड्स। कौन से होते हैं ऐसे? एमॉर्फस सॉलिड। मैंने कभी इतना डिस्कशन नहीं किया क्रिस्टलाइन का और एमॉर्फस का। वैसे भी करता भी कैसा है, अगर अगस्त सितंबर में हम ये काम कर रहे होते इतना डिटेल में तो आपके सिलेबस पूरे नहीं होते। आज हम लोग परेशान हो रहे थे, आज हम लोग परेशान हो रहे थे। आज आपको कम से कम ये दुख नहीं है सर हमारे तो सिलेबस ही नहीं पूरे हुए, सर हमारे तो सिलेबस ही नहीं पूरे हुए। सिलेबस कब पूरे हो चुके थे आपके याद है? 7 जनवरी। 7 जनवरी मुझे याद है 30 दिसंबर में। चलो ठीक है, 30 दिसंबर। अरे भारत रत्न इतने बजे देखा होगा तुमने कितनी भारत रत्न। अच्छा उधर देखेगा अभी, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। याद आ गया होगा, डायमंड तो हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन है। फिर इट्स क्रिस्टल आर ऑक्टाहेड्रल, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट।
इसके क्रिस्टल्स को बोला गया है ऑक्टाहेड्रल है। एक तरफ टेट्राहेड्रल है, एक और तरफ टेट्राहेड्रल है, तो मिलके कैसा हो जाता है फिर वो ऑक्टाहेड्रल है। इट इज ऑक्टाहेड्रल इन शेप। एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे ही दिया था ना ऑक्टाहेड्रल, शायद आप लोगों ने एक बार डिस्कशन किया था मेरे साथ। इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। आप सब लोगों ने देखा ही होगा डायमंड को, देखा है कि नहीं? आर्टिफिशियल भी देखा होगा और ओरिजिनल भी देखा होगा। शीशे में तो डेली देखते होंगे एक डायमंड चमकता हुआ है ना, देखा करो डायमंड हुआ आप लोग, कम नहीं हो। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स along 4 corners of the tetrahedron. This pattern extends in 3 dimensions. Diamond is hard due to its strong covalent bonds present in it. क्या आपको इसकी एक एक बात की जानकारी है? एक बार जरा फिर दोबारा से पढ़ लो। In diamond, each carbon atom is covalently bonded to 4 other carbons along the 4 corners of the regular tetrahedron. This pattern extends in 3D, 3 dimensions. The diamond is hard due to the strong covalent bonds present in it. Diamond is a bad conductor of electricity. Diamond जो होता है वो that is a bad conductor of electricity. Diamond जो होता है वो मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी। ओके, फिर आगे ग्रेफाइट। देखो पढ़ पा रहे हो क्या सब लोग? पढ़ो जल्दी। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी विद द डेंसिटी ऑफ 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर। ये डेंसिटी मैंने पहले नहीं बताई थी, अभी आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हो। ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.3 होती है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। तो मतलब वाटर से हैवी है। वाटर से क्या है? हैवी। दिस इज हैवी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर इट इज ब्लैक कलर्ड ओपेक एंड इट्स हेक्सागोनल एंड हैज हेक्सागोनल क्रिस्टल। जरा मुझे हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोगों को पता है ओपेक का मीनिंग क्या होगा? अनुभूति को भी नहीं मालूम क्या? उमा को नहीं मालूम? मिसोरी को भी नहीं मालूम? ओपेक का मतलब क्या होता है? नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर से लाइट पास ना हो सके। जैसे ये ओपेक, ये क्या है? ओपेक। ओपेक ही तो कपड़े पहनेंगे कि ट्रांसपेरेंट पहनेंगे? ओपेक। वो ये हो गया ट्रांसपेरेंट, ये क्या हो गया? ट्रांसपेरेंट। और ये बॉटल कैसी हो गई है? ओपेक। इसके अंदर लाइट पास नहीं हो रही है, अंदर क्या लिक्विड भरा है आपको पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा, तो चल रहा है, दिख नहीं रहा, है ना? तो बच्चों ये हो गया ओपेक। ओपेक का मतलब लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। तो ग्रेफाइट इज ओपेक। ग्रेफाइट कैसा होता है? ओपेक। अच्छा, जे हो गया जे। इन ग्रेफाइट, इसको पढ़िए 3rd पॉइंट, मैंने आपको समझाया हुआ है। आरंभ हो गया पूरा पेपर? थोड़ा सा? अरे यार, मैंने तो 1 सिटिंग में बोला। अच्छा, अभी काम करना, उसको मत करना, दूसरा दूंगा वो पूरा करना है। In graphite, carbon atoms are bonded in a flat layers by a single covalent bonds in regular hexagon. These layers are held together by much weaker van der Waals forces, with therefore the crystals of the graphite are soft and slippery. यार इससे अच्छा मैंने पहले लिखा रखा कि in graphite there exists a hexagonal layer-like structure in which each carbon atom is joined to 3 different carbon atoms, forming 3 covalent bonds, leaving 1 free electron per atom. Now the layers are bonded by weak van der Waals forces, due to which they can slide over one another when a small force is applied on them.
and the free electron in them is able to conduct electricity when electricity is passed through it. यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को लेके भाग सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सकता है। फिर ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खाली कंडक्टर कहने से काम नहीं चलेगा, क्या बोलेंगे? गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, आपको याद होगा। ग्रेफाइट के क्या बनते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनते हैं, तो ग्रेफाइट के जब इलेक्ट्रोड्स बनते हैं तो इलेक्ट्रोड की मदद से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तेजस्विनी क्या कर रही हो? सो रही हो पीछे बैठ के? फिर यहां देखो, यहां पढ़ो, यहां सुनो अच्छे से। म्यूजिक का आनंद मत लो। जैसे लोग आंख बंद कर लेते और म्यूजिक का आनंद लेते। भाई साहब, भाई साहब सीट खाली करो, शो तो खत्म हो गया, खत्म। नींद में आप चले जा रहे हो। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर और गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज व्हाई इट इज वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोड्स। अब चलो, ये आ गया फुलरिन। पूरा नाम क्या है इसका? बकमिंस्टर फुलरिन। चलिए, द थर्ड फॉर्म ऑफ कार्बन इज नोन, ये एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है तीनों के तीनों। A third form of carbon is known as fullerene, was discovered by Mr. H.W. Kroto, Homework Kroto। होमवर्क क्रोटो नहीं है, इनका नाम सिर्फ H.W. क्रोटो। फिर R.F. Kurt and R.E. Smalling and Smalling, चलो Smalling, whatever it is। फिर fullerenes consist of hollow cage of carbon atoms just like soccer ball. They are large spheroidal, क्या नाम है इसका? Spheroidal molecules composition of C2N. The two important members of this are C60 and C70. In 1996, Nobel Prize was awarded to the above scientists for the discovery of fullerenes used in antioxidants. Water-soluble fullerenes are used to treat the HIV. कितने लोग को पता है HIV क्या होता है? दबा के हाथ खोल दो। मुझे नहीं पता। एच का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो, यानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसको क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं ना हम लोग। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ह्यूमन बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो तबाह हो जाता है। इम्यून सिस्टम तबाह होने का मतलब हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन बहुत जल्दी से कैरी करता है, इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी खत्म हो जाती है। और इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी खत्म हो जाती है तो जैसे कोरोना वायरस जब आ रहा था, ऐसे वायरस तो हजार आते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लड़ ना पाए तो वो इम्यून सिस्टम को तोड़कर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है और अंदर हमारी बॉडी के उत्पाद मचा देता है ना। कोरोना वायरस ने भी तो यही किया था ना, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं था जो लड़ पा रहा था उससे। तो जिन लोगों के इम्यून सिस्टम ताकतवर नहीं थे वो मतलब वो शायद नहीं है अभी हमारे साथ में, बट जिन लोगों के इम्यून सिस्टम ताकतवर थे उन लोगों ने लड़ाई करके उसको रख लिया और अब हमारे अंदर हर्ड इम्यूनिटी बेस्ड डेवलप हो गई है। मतलब अब हमारी बॉडी ने उस इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप कर लिया है जो कोरोना वायरस जैसे वायरस को अब आने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये HIV के अंदर कि ह्यूमन इम्यून वायरस एक ऐसा वायरस है जो ये एक ऐसा बीमारी है जिसके अंदर एड्स वाली जो बीमारी है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाता है। इम्यून सिस्टम खत्म हो गया तो मतलब एक तरह से आपके अंदर आपके घर की बाउंड्री खत्म हो गई, आपके जो चौकीदार जितने भी थे वो सब क्या हो गए? खत्म। तो उससे क्या होगा, अब इंट्रूडर बहुत आसानी से अंदर आ सकता है और ऐसी बॉडी फिर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाती है क्योंकि इन्फेक्शन कहीं ना कहीं से उसको मार डालते हैं। तो उन्होंने बोला कि वाटर सॉल्युबल फुलरेंस इज यूज्ड टू ट्रीट HIV। इसको नोट करें, मैंने पहले नहीं कराया आप लोग। वाटर सॉल्युबल फुलरेंस इज यूज्ड टू ट्रीट HIV। HIV
एड्स का फुल फॉर्म तो मालूम होगा क्या? हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये मेरे बायो वाले मास्टर जी ने मुझे पढ़ाया होगा 9th 10th में, वही मालूम है मुझे, इससे ज्यादा नहीं। हाँ वो तो पढ़ाया ही था, वो तो याद ही हो गया चलो। तो वाटर सॉल्युबल फ्लोरेट्स इज यूज्ड टू ट्रीट HIV। ओके, अच्छा बच्चों लोग, बॉन्डिंग इन कार्बन, ये लीजिए, it is the bond formed by equal sharing of electrons between hydrogen. The example, hydrogen has one valence electron and it can share one valence electron to the another hydrogen forming H2 molecule, so to acquire the nearest noble gas configuration. The bond between two hydrogen atoms by sharing one electron in each is called a covalent bond. देखो यार, ये तो उन्होंने सिर्फ किसका बताया? हाइड्रोजन। मैं तो ये बोलूंगा कि एक कार्बन और हाइड्रोजन मिलके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने का जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने के लिए जो बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, अब क्या एक यूनिक नेचर ऑफ कार्बन समझ में आता है क्या? आ रहा होगा वो भी। कार्बन हैज अ स्मॉल साइज, therefore can form strong covalent bonds with other atoms. It forms maximum number of compounds. Our body is made up of carbon compounds like protein, fats and nucleic acids. ये बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी फैट्स हैं, कंपाउंड्स, फैट्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, प्रोटीन्स है, उन सब में क्या होता है? कार्बन। उन सब में कौन होता है? कार्बन। दिस इज द यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन। अच्छा रिवीजन हो रहा है कार्बन का, है ना? अब ये है वर्सेटाइल नेचर ऑफ द कार्बन या फिर यूनिक नेचर ऑफ द कार्बन। जब दोनों पढ़ना, एक तो टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। अधिकतर लोगों में टेट्रावैलेंसी नहीं मिलता है। हाइड्रोजन बोलता है मैं एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता हूं, कार्बन ऑक्सीजन बोलता है मैं 2 कर लेता हूं, नाइट्रोजन बोलेगा मैं 3 कर लूंगा, कार्बन बोलेगा हमारा तो चौका है, हमारा तो क्या है, हम तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, और 4 वाला बहुत मुश्किल से मिल रहा है और बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में कर सकता है। तो इसलिए कार्बन की एक वर्सेटाइल और एक डिफरेंट प्रॉपर्टी है, और ये यूनिक प्रॉपर्टी भी है। Carbon has 4 valence electron. It can share 4 electrons with other atoms of carbon as well as oxygen, nitrogen, sulfur, hydrogen, halogen. बहुत सारे लोगों के साथ में कार्बन लेने देने का नहीं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का काम करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। फिर कैटनेशन एक बार आप पढ़ लो, बस मुझे नहीं कराना। कभी एक आधा कोई इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बारी आ गई तो शायद कभी कर भी नहीं, ऐसा कोई बॉन्ड तो नहीं। हाँ, कैटनेशन बनता है क्या? कैटनेशन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? एक और चीज, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, a property due to which a carbon atom form bonds with the other carbon atom. Carbon shows the property of catenation to maximum extent. It is this because of its small size and can form strong covalent bonds. कार्बन और सिलिकॉन दोनों के अंदर 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन और सिलिकॉन दोनों के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4-4 इलेक्ट्रॉन। बोथ शो टेट्रावैलेंसी। Then why it is the carbon only can form covalent bonds at the most extent? Helical is not able to form so much bonds because carbon is smaller in size. Carbon is smaller in size. Carbon size में छोटा है, इस वजह से वो ज्यादा covalent bonds बना पाता है, strong covalent bonds बना। याद रखोगे इस बात को कि कार्बन में और सिलिकॉन में दोनों में टेट्रावैलेंसी है,
फिर भी कार्बन के बॉन्ड्स हैं, सिलिकॉन के इतने नहीं है कि सर कार्बन के इसलिए क्योंकि उसका साइज स्मॉल है और वो छोटे छोटे बॉन्ड्स, वो छोटे साइज होने की वजह से ज्यादा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बना सकते, ज्यादा भी और स्ट्रॉन्ग। इसको नोट कर लीजिए। The size of the carbon atom is small. The size of the carbon atom is small. The size of the carbon atom is small, as the result of which it can form, as the result of which it can form large number of covalent compounds, नहीं covalent bonds. It can form large number of covalent bonds which are also strong, which are also strong. बोला सर ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अच्छा अब ये क्यों, ये सब बनता है क्या? याद आ रहा है ये क्या चीज है? क्या ये डायमंड का स्ट्रक्चर और ये किसका स्ट्रक्चर है? ये लाइंस क्या है? पीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। लाइंस किस चीज की है? पीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। These are the weak van der Waals forces. क्या ये सारे बनते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। H2 का स्ट्रक्चर बनता है सिंगल बॉन्ड, Cl2, HCl, HOH. HOH is what? H2O. NH3, ammonia. NH3 is ammonia. इसको अभी कल डिस्कशन करेंगे, इसके आगे कल डिस्कशन करेंगे। और चलो करो, आपके पास एक डीपीएसटी है, उस डीपीएसटी को अच्छे से कर लीजिए, जो डाउट होंगे कल डिस्कशन करूंगा। ठीक है ना? चलो